जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान जो फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भौतिक विज्ञान, टॉपिक है ध्वनि एवं तरंग, भाग 1। क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ऑप्शन 1 दृश्य विकिरण को, ऑप्शन 2 पराबैंगनी विकिरण को, ऑप्शन 3 अवरक्त विकिरण को, ऑप्शन 4 हरे विकिरण को। तो ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग को 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा जिसकी आवृत्ति 5 किलो हर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य 3 सेंटीमीटर हो? ऑप्शन 1 30 सेकंड, ऑप्शन 2 10 सेकंड, ऑप्शन 3 15 सेकंड, ऑप्शन 4 20 सेकंड। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल बटे समय। दूरी कितनी है? दूरी है 3 किलोमीटर। आवृत्ति क्या है? 5 किलो हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या निकालेंगे? हमें पता है F आवृत्ति बराबर C बटे लैम्डा निकालने के लिए, जिसको हम चाल कहते हैं। तो C बराबर F इंटू लैम्डा। तो C बराबर F कितना है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 किलो हर्ट्ज इंटू लैम्डा 3 सेंटीमीटर। परंतु हमें इन दोनों को एक SI मात्रक में लाना पड़ेगा। कैसे? C बराबर आपका ये हो जाएगा 5000 हर्ट्ज गुणा लैम्डा। लैम्डा कितना था? 3 सेंटीमीटर। तो 3 गुणा 10 की घात -2 ये हो जाएगा मीटर। तो ये आ जाएगा आपका 5 की और 3 की गुणा 15, 2 से ये चले जाएगा 150 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें समय T निकालना है। T क्या होता है? दूरी कितनी है? दूरी हमारी 3 किलोमीटर अर्थात 3000 मीटर। चाल कितनी है जो हमने अभी निकाली है? 150। तो जब इससे इसको काटेंगे 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 20 सेकंड। अतः आपका आंसर हो गया 20 सेकंड का समय उसको 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल से विभाजन किसके तुल्य है? ऑप्शन 1 तरंग वेग के, ऑप्शन 2 आयाम के, ऑप्शन 3 कला अंतर के, ऑप्शन 4 आवर्ती के। तो आपका आंसर है तरंग वेग के, क्योंकि तरंग वेग वह वेग है जिसके माध्यम से संपीड़न या विलयन की गति करते हैं, तरंग वेग कहलाता है। या अर्थात इसकी एक अन्य परिभाषा है, 1 सेकंड में तरंग के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं, अर्थात v बराबर लैम्डा बटे टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के ऊपर नीचे या आगे पीछे की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 आक्षेप, ऑप्शन 2 आवेग, ऑप्शन 3 कंपन, ऑप्शन 4 स्विंग। तो ये है कंपन। एक वस्तु के ऊपर नीचे आगे पीछे की गति को कंपन कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे डंडे का कंपन, तार का कंपन,
चलते हुए इंजन का कंपन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि चाल अर्थात ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत तेज होती है अर्थात दूसरे से अधिक होती है? ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑप्शन 2 लोहे की छड़ में, ऑप्शन 3 भाप में, ऑप्शन 4 पानी में। तो चूंकि लोहे की छड़ एक ठोस पदार्थ है और हमें ज्ञात है कि ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा ठोस में अधिक होती है, क्योंकि ठोस में कणों के बीच की दूरी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 कैडिला, ऑप्शन 2 मेक संख्या, ऑप्शन 3 डेसिबल, ऑप्शन 4 हर्ट्ज। तो हम जानते हैं हर्ट्ज ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, जबकि कैंडिला क्या है? ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और मेक संख्या क्या है? जिसके द्वारा उच्च गति को दर्शाया जाता है, जिसे हम हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक इत्यादि वस्तुओं की चाल को मैक संख्या में दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन 1 ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन 2 विस्पदों का बनना, ऑप्शन 3 ध्वनि का प्रकीर्णन, ऑप्शन 4 प्रतिध्वनि निर्धारण। तो आपका आंसर है प्रतिध्वनि निर्धारण परिघटना का प्रयोग शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन करते हैं। क्या प्रतिध्वनि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु द्वारा उत्पादित ध्वनि तरंगे किसी अन्य वस्तु से या माध्यम से या पदार्थ से टकराकर वापस लौटती है और मूल वस्तु द्वारा पुनः ग्रहण की जाती है? चमगादड़ और डॉल्फिन शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि परिघटना का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 36:25 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन 1 50:25, ऑप्शन 2 25:36, ऑप्शन 3 6:5, ऑप्शन 4 9:7। तो किसी तरंग के लिए आयाम का मान तीव्रता के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अर्थात A1 बराबर वर्गमूल में I1, अतः A1 बटे A2 बराबर वर्गमूल में I1 बटे I2, अर्थात वर्गमूल में 36/25। और ये क्या आ जाएगा? 36 का वर्गमूल 6 और 25 का वर्गमूल 5, अतः A1 अनुपात A2 बराबर 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक विमान किस प्रकार की प्रघाती तरंग पैदा करती है? ऑप्शन 1 संक्रमण तरंग, ऑप्शन 2 पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन 3 अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन 4 ध्वनि बूम। तो पराध्वनिक विमान जब ध्वनि की गति से अधिक तेज चलता है तो वह हवा में मौजूद कणों को तेजी से पीछे छोड़ता है, जिससे हवा में एक दबाव तरंग बनती है और यह दबाव तरंग एक प्रघाती तरंग के रूप में सुनाई देती है, जिसे हम ध्वनि बूम कहते हैं या इसे ध्वनि बूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है? ऑप्शन 1 कम आवृत्ति के कारण, ऑप्शन 2 अधिक आवृत्ति के कारण, ऑप्शन 3 तीक्ष्ण स्वर के कारण, या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महिलाओं की आवाज़ का तीक्ष्ण होने का कारण है उनकी आवाज़ की अधिक आवृत्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण होती है? ऑप्शन 1 परावर्तन, ऑप्शन 2 अपवर्तन, ऑप्शन 3 प्रणोदित कंपन, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब कंपन स्वरित्र त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो मेज के अणु भी कंपन करने लगते हैं।
यह कंपनी प्रणोदित कंपन कहलाता है, क्योंकि कंपन स्वरित्र द्वारा उत्पन्न कंपन मेज के अणुओं को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3 मीटर की तरंगदैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन 1 श्रव्य तरंग, ऑप्शन 2 प्राश्रव्य तरंग, ऑप्शन 3 सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें पता है कि तरंग की आवृत्ति F बराबर v/λ, अर्थात F बराबर 300/0.3, अर्थात ये हो गया आपका 1000 हर्ट्ज। तो चूंकि हम जानते हैं कि श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, इसलिए यह तरंग श्रव्य तरंग मानी जाएगी या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य 1 मीटर तथा वेग 200 मीटर प्रति सेकंड है। इसका आवर्तकाल सेकंड में कितना होगा? ऑप्शन 1 600, ऑप्शन 2 0.005, ऑप्शन 3 200, ऑप्शन 4 0.015। चूँकि हम जानते हैं कि आवर्तकाल T बराबर λ/v, तो T बराबर लैम्डा कितना है? m, 1 m, और v कितना है? 200 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका ये हो जाएगा 1/200, अर्थात 0.005 सेकंड, अतः आपका आंसर है 0.005। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को ट्रेन के पहुंचने और प्रस्थान करने की सीटी कैसे सुनाई देगी? ऑप्शन 1 अधिक तारत्व की जब ट्रेन प्रस्थान करेगी, दोनों परिस्थितियों में एक समान। ऑप्शन 3 अधिक तारत्व की जब ट्रेन आएगी, ऑप्शन 4 अधिक तीव्रता की जब ट्रेन आएगी। तो आपका आंसर है अधिक तारत्व की जब ट्रेन आएगी तब उसको अधिक सीटी सुनाई देगी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर आती है तो उसकी सीटी की आवाज़ की तारत्व अर्थात पिच बढ़ती है, क्योंकि ध्वनि की तरंगें व्यक्ति की ओर बढ़ती हैं और उनकी आवृत्ति बढ़ती है। इसे हम डोपलर प्रभाव कहते हैं, या ये डोपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है, पृथ्वी पर उसकी ध्वनि कब सुनाई देगी? ऑप्शन 1 विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, ऑप्शन 2 20 सेकंड बाद, ऑप्शन 3 1 घंटे बाद, ऑप्शन 4 8 मिनट बाद। तो हम जानते हैं कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, निर्वात में नहीं गति करती है, अतः चंद्रमा पर विस्फोटित बम की ध्वनि या विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।